मेरे प्यारे दर्शक छात्रों, आपको आपके अपने YouTube चैनल ओपी मिश्रा ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था उपसर्ग एवं प्रत्यय पे एवं ऑनलाइन क्लासेस पर, जिसको आप लोगों का भरपूर प्यार मिला। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या नहीं देखा होगा वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैंने अगले टॉपिक के रूप में समास पर वीडियो बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से शब्द प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यालयीन परीक्षाओं में तो पूछे ही जाते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने आज ये समास वाला टॉपिक बनाया है वीडियो। तो लीजिए, आइए आप लोग इस टॉपिक का आनंद लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने साथियों से शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक समास पर। देखते हैं समास, परिभाषा और उनके जानने के तरीके। मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे दिया है समास, इसकी परिभाषा: दो या दो से अधिक पद जब आपस में जुड़कर एक हो जाएं, वहाँ समास होता है। समास दो पदों से या दो से अधिक पदों से मिलकर बना होता है और दोनों पदों को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक नया पद बनता है जो समासिक शब्द कहलाता है, और जो दो पद होते हैं वो समास विग्रह कहलाता है। समास का मतलब होता है संक्षेप में कहना, अर्थात कम शब्दों में कहना। जैसे उदाहरण है राजा का कुमार, राजा के बेटे को राजा का कुमार कहते हैं। तो इसको हमने राजा का कुमार है, उसको हमने राजकुमार कह दिया तो शब्द कम हो गए, का हट गया। राजकुमार कहने से पता चल जाता है कि ये राजा का बेटा है। इस प्रकार से समास शब्दों को संक्षेप में कहने की विधि है और संक्षेप में बना शब्द समासिक शब्द कहलाता है। अब आइए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो प्रकार, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अभी प्रत्येक प्रकारों के बारे में आपको बताऊंगा और जानने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उनको पहचान सकते हैं बड़े आसानी से। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो इसका उदाहरण दिया है, परिभाषा है ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान हो तथा वह उपसर्ग अथवा अव्यय हो। अव्ययी भाव कहने का मतलब होता है पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय वो होता है जो काल, लिंग, वचन में हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द हों अथवा उपसर्ग हो तो हम उनको देख करके जान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। जैसे 2-3 उदाहरण देखते हैं। जैसे आजन्म है ना, आ यहाँ पर अव्यय है, आजन्म है ना, आ लिंग वचन काल में एक रहता है, या आ को उपसर्ग भी कह सकते हैं। आजन्म जिसका मतलब होता है जन्म से लेकर। यथाशक्ति जिसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यहाँ अथा यथा अव्यय है। ठीक उसी प्रकार अगला देखते हैं प्रतिदिन, जिसका अर्थ होता है दिन दिन या दिन के बाद दिन, प्रतिदिन। ठीक उसी प्रकार रातों रात, हाथों हाथ इत्यादि, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि बीच में योजक चिन्ह आता तो है, परंतु कर्मधारय और इसमें कर्मधारय द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका पहचान बता रहा हूँ। अव्ययी भाव समास में बीच में जो योजक चिन्ह आता है तो इसमें दोनों शब्द एक ही होते हैं, ये अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यदि दोनों शब्द अलग अलग हों तो वहाँ पर क्या समास होता है? वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे रातों रात, दोनों में रात आ गया, हाथों हाथ, दोनों में हाथ आ गया, अव्ययी भाव समास है। परंतु यदि माता पिता, दाल रोटी इत्यादि आ जाए, अर्थात दूसरा शब्द दूसरा आ जाए और योजक चिन्ह हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। लेकिन दोनों एक ही शब्द हो अर्थात शब्द की पुनरावृत्ति हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। आगे देखते हैं अगला समास तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद गौण हो तथा दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें एक विशेष खासियत होती है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह जो आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, है ना, संबोधन हे अये भो, ये विभक्ति चिन्ह जो होते हैं ये कारक चिन्ह, इन कारक चिन्हों का इन प्रत्येक समास में इसका प्रयोग होता है। जैसे राजकुमार, तो इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो होता है राजा का कुमार। अब का जो होता है वो षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है। ठीक उसी प्रकार पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट कहने का मतलब होगा पथ से भ्रष्ट, तो ये पंचमी तत्पुरुष। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, तो में जो है सप्तमी तत्पुरुष कहलाता है जो कारक चिन्ह है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। के लिए, में, से, का, ये कारक चिन्ह है। उसी प्रकार तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा बनाया गया, आप बीती, आप पर बीती हुई, इत्यादि सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं। अगले क्रम में आता है द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा जिसमें दोनों पद समान हों तथा योजक चिन्हों से जुड़े हों। योजक चिन्ह का मतलब अगर उसको हटाएं तो उसके जगह में और अथवा या शब्द आता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, सत्यासत्य, सत्य या असत्य, दाल रोटी, दाल रोटी वगैरह, है ना, या दाल और रोटी भी कह सकते हैं। सीताराम, सीता और राम। तो यहाँ योजक चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो बीच में और या अथवा वगैरह चिन्ह शब्द आ जाते हैं। और इसमें एक अंतर यह, अव्ययी भाव में दोनों पद एक जैसे होते हैं। जैसे रातों रात योजक चिन्ह रहता है अव्ययी भाव, परंतु यहाँ दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, तो यह द्वंद्व समास कहलाता है। अगले क्रम में देखते हैं हम कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पहला पद विशेषण अथवा दूसरा पद विशेष्य हो। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो, या कभी कभी पहला पद विशेष्य हो दूसरा पद विशेषण हो, ऐसा भी होता है। जैसे देखते हैं काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली, काली उस मिर्च की विशेषता बता रही है, तो इससे काले रंग से हम जानते हैं काला जो मिर्च की विशेषता है, इसलिए कर्मधारय समास है। महापुरुष, पुरुष कैसा? महान पुरुष, है ना, तो महान इस पुरुष की विशेषता है, इसलिए कर्मधारय समास है। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। नील कमल, कमल कैसा? नीले रंग का, नीला कमल, इसलिए कर्मधारय समास। अगला उदाहरण नवयुवक, नवयुवक का मतलब होता है नया युवक, अर्थात जो अभी अभी युवक बना है, तो नव युवक की विशेषता है, इसलिए कर्मधारय समास कहलाते हैं। अगला क्रम में देखते हैं द्विगु समास, है ना। जानने का तरीका इसको बहुत ही आसान है। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। जहाँ भी संख्यावाची शब्द होता है हम वहाँ द्विगु समास आँख बंद करके लिख देते हैं। जैसे अष्ट धातु, अष्ट में पहला शब्द अष्ट है, अष्ट का मतलब 8, अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं का संयोजन। चौराहा, 4 राहों का समाहार, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं या 4 राह आपस में समाहित होते हैं। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का 5 वृक्षों का समूह। यहाँ अष्ट, चौ, त्रि, पंच, ये सब संख्या को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ऐसे उदाहरण जिसमें पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास, जो कि बहुत ये भी सरल है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हों, है ना, तीसरे शब्द को अर्थात सांकेतिक भाषा में कह रहे हों, वहाँ बहुब्रीहि समास होती है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद, जिसके आनंद संस्कृत शब्द है, आनंद माने सिर। 10 सिरों वाला, जिसके 10 सिर हैं, तो किसके लिए कहा गया है? ये रावण के लिए कहा गया है। ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर, चंद्रमा हो जिसके सिर पर, तो किसके सिर पर चंद्रमा रहता है? शिव जी, अर्थात शिव के प्रति कहा जा रहा है। अगला होता है वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो। पाणी मतलब होता है हाथ, संस्कृत शब्द है, संस्कृत से ही व्याकरण हिंदी का भी बना है। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका,
अर्थात जिनका पेट लंबा है कौन? गणेश जी। इस प्रकार से जब तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस तरह से हम समासिक शब्दों को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अगले टॉपिक में अगला वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ओपी मिश्रा ज्ञान गंगा टीवी नाम यूट्यूब में सर्च करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।